हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं, हम लोग इस समय हाई स्कूल का जितना भी आपका साइंस का पोर्शन है वो सब आप लोग क्या कर रहे हैं, इस समय यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं। तो इसके पहले मैंने आपको अम्ल से संबंधित कुछ जो आपके टॉपिक थे मैंने कुछ कवर कराए थे, कुछ रिवीजन हो गया था। तो आज जो भी बचा है चलते हैं उसको आज कंटिन्यू करते हैं। तो कल हम लोग बच्चों क्या पढ़े थे, तो कल हम लोग अम्ल के बारे में जाने थे कि अम्ल क्या होता है, अम्ल की अवधारणा के बारे में जाना हुआ था। उसका से जो अम्लों के प्रकार हैं आपके प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल भी आपने पढ़ा हुआ था, ठीक है। फिर उनका जो आपका भौतिक गुण होता है उसके बारे में जाना था। आज हम लोग जानने वाले हैं रासायनिक गुण के बारे में, ठीक है। आज हम लोग किसकी बात करेंगे, अम्लों के रासायनिक गुण के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मतलब जो अम्ल होते हैं वो क्रिया करके किसी केमिकल से रिएक्शन करके क्या रिस्पॉन्स करते हैं, तो उसके बारे में जानेंगे। तो जब कोई अम्ल, अब देखिए यहाँ पे है पहला अम्ल का जो है अम्ल का किसके साथ, धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो आप धातु जानते होंगे, जैसे आपका सोना हो गया, चांदी हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, ये सब क्या है, ये सब धातु के श्रेणी में आते हैं, ठीक है। धातु वे तत्व होते हैं जो क्या होते हैं, धनायन बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग करके अपना धनायन बनाते हैं। तो वैसे ही जब भी अम्ल धातु के साथ क्रिया करेगा तो क्या होगा, ठीक है। तो जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ प्रतिक्रिया करता है तो यह हाइड्रोजन गैस और संबंधित नमक पैदा करता है। नमक मतलब क्या, लवण पैदा करता है। मतलब यहाँ पर जब भी कोई भी अम्ल धातु से क्रिया करेगा तो याद रखिएगा हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी और साथ ही साथ लवण बनेंगे। अम्ल विभिन्न सक्रिय धातुओं, अब किस किस धातुओं से वो क्रिया कर सकता है, जैसे आपका जिंक हो गया, सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है, आदि से क्रिया द्वारा हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो यहाँ पर देखिए, अब आप हेडिंग से ही समझ लीजिएगा कि धातु के साथ अभिक्रिया करेगा। तो अम्ल जब भी धातु से क्रिया करेंगे, कोई मान लीजिए ये अम्ल है, कोई धातु है, ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे। जब भी क्रिया करेंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी और साथ ही साथ उससे संबंधित लवण बनेंगे। उससे संबंधित का मतलब क्या, जैसे मैग्नीशियम धातु लिए होंगे तो मैग्नीशियम का लवण बनेगा, सोडियम धातु लिए होंगे तो सोडियम का लवण बनेगा। तो वैसे ही, ठीक है। तो यहाँ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिया जिंक, ठीक है, जिंक लिया और प्लस ये आपका अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोजन सल्फेट। अब इन दोनों को जब मैंने क्रिया कराया तो क्या होगा, अब यहाँ पे अब इसकी वजह से अब जिंक का यहाँ पे लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब जिंक का लवण बनेगा तो जिंक का लवण होता है जिंक सल्फेट, मतलब इसका नमक क्या है, जिंक सल्फेट, जिसका फार्मूला है ZnSO4, ठीक है। और साथ ही साथ और क्या रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे देख सकते हैं और हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल रहा है, ठीक है। तो पहला एग्जांपल समझ में आया कि जिंक का जब हाइड्रोजन सल्फेट से क्रिया कराते हैं तो इसका सल्फेट इस जिंक से आके जुड़ जाता है, सॉरी जिंक का ये इसका सल्फेट ये वाला इस जिंक से आके जुड़ जाएगा, बन जाएगा जिंक सल्फेट और ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट एक एग्जांपल और देखते हैं आयरन का, ठीक है, जो लौह तत्व होते हैं, लोहा, ठीक है। आयरन को लेते हैं और इसकी क्रिया हो रही है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। किससे हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। अब देखिए इसका Cl, हाइड्रोजन का Cl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का Cl इस Fe से जुड़ जाएगा, मतलब बन जाएगा आयरन क्लोराइड या कह सकते हैं फेरस क्लोराइड, ठीक है। अब ये फेरस क्लोराइड बन जाएगा और इसका H2 हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, रिलीज हो जाएगा, ठीक। तो ये पहला हो गया। तो पहला आपको रिएक्शन समझ में आया, क्योंकि देखिए आपके क्वेश्चन में हो सकता है आ सकता है कि यहाँ पे अम्लों के कोई 2 रासायनिक गुण लिखे, 3 रासायनिक गुण लिखे, या फिर दे सकता है क्या होता है जब में हो सकता है धातुओं के साथ अभिक्रिया दे दे अम्ल का, या फिर क्षार के भी केस में ऐसे हो सकता है, क्योंकि अम्ल, क्षार, लवण ये सब होते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो कम से कम आप 2-3 एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा। तो यहाँ पे पहला आपने समझा धातुओं के साथ अभिक्रिया, ठीक है। अब चलते हैं दूसरा, यहाँ पर देखते हैं धातु कार्बोनेट तथा धातु
हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, किससे, धातु कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब कह सकते हैं धातु के कार्बोनेट या फिर धातु के बाइकार्बोनेट के साथ जब अभिक्रिया होगा तो क्या होगा, तो जब एसिड, एसिड मतलब कौन, अम्ल, ठीक है, जब अम्ल धातु कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ प्रक्रिया करता है तो वे क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और लवण के साथ साथ जल का उत्पादन करता है, ठीक है। जैसे कि इसके पिछले वाले केस में आपने क्या देखा, वहाँ पे क्या बन रहा था, H2 गैस रिलीज हो रहा था प्लस लवण बन रहा था, तो सेम यहाँ पे भी धातु है तो लवण बनेंगे, उससे संबंधित लवण बनेंगे, लेकिन लवण के साथ साथ यहाँ पे जल बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, ठीक है। और उसके पहले क्या था, सिर्फ और सिर्फ गैस रिलीज हो रहा था, वो भी H2 हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, CO2 रिलीज होगा, ठीक है। तो मान लीजिए आपने, क्योंकि यहाँ पर जब आप कोई कार्बोनेट लिए, धातु का कार्बोनेट ले रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कैल्शियम है और कार्बोनेट, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, अब कैल्शियम धातु हो गया, उसका कार्बोनेट हो गया, ठीक है। अम्ल से क्रिया किया जा रहा है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया हुआ तो CaCl2 बना, मतलब ये लवण बना, कैल्शियम क्लोराइड, मतलब इसका Ca इसके Cl से जुड़ गया, तो CaCl2 ये फार्मूला होता है, मतलब ये कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला होता है, ठीक है। अब ये कैल्शियम क्लोराइड यहाँ पे लवण बन गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका लवण हो गया, ठीक है। अब लवण के साथ साथ यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस उसके साथ साथ जल का भी उत्पादन करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब भी धातु कार्बोनेट, वहाँ पे सिर्फ धातु था, इसके पिछले केस में धातु था इसलिए हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पर आपका धातु कार्बोनेट है या धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट है, मतलब धातु का कार्बोनेट या कह सकते हैं धातु का बाइकार्बोनेट लिया जा रहा है, तब वो लवण से क्रिया करेंगे, तो यहाँ पे भी अम्ल से क्रिया करेंगे तो यहाँ पर लवण तो बनेंगे, लवण तो इस केस में भी बनेगा क्योंकि धातु तो है इसलिए लवण बनेगा, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल का भी निर्माण होगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे ये धातु का कार्बोनेट हो गया, ये धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट या कह सकते हैं धातु का बाइकार्बोनेट, मतलब कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इसका नाम क्या हो गया, कैल्शियम और ब्रैकेट में आपका SCO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, मतलब कैल्शियम बाइकार्बोनेट बोलेंगे। अब इसका किसी अम्ल से क्रिया हुआ, अम्ल से जब क्रिया करेगा तो फिर से लवण बनेगा, यहाँ पर ये आपका लवण बन गया सॉल्ट कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। उसके बाद से बचा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ठीक है। तो ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। सेम दोनों में, चाहे वो कार्बोनेट हो चाहे धातु बाइकार्बोनेट हो, दोनों केस में लवण बनेंगे, जल बनेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा, निकलेगा, ठीक है। अब चलते हैं अम्लों के उपयोग देख लेते हैं कि अम्लों का कहाँ कहाँ उपयोग होता है, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में देखते हैं, सबसे पहला उपयोग में आप लेते हैं HCl। HCl का उपयोग क्या है, देखिए HCl तो हानिकारक भी है पर उपयोग भी इसके बहुत ज़्यादा हैं। तो यह वस्त्र उद्योगों में कपड़ा रंगने के लिए, क्लोराइड से पूर्व लोहे की चादरों को साफ करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। तो कपड़ा रंगने के लिए भी होता है और क्लोराइड से पूर्व उसमें लोहे की चादरों को क्या किया था, उससे साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब दूसरा इसमें देखते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल का कहाँ यूज होता है, तो यह लेड बैटरियों में, पेट्रोलियम उद्योगों में, प्लास्टिक, कृत्रिम रेशे बनाने में, उर्वरक निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है, मतलब आदि में प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन सल्फेट भी जो आपका है, यानी कि हाइड्रोजन सल्फेट बोल सकते हैं या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका उपयोग आपका जो बैटरी, जो आप लोग बैटरी यूज़ करते हैं लेड बैटरी, उसमें भी यूज़ किया जाता है। उसके साथ साथ पेट्रोलियम, जहाँ से पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है पेट्रोलियम उद्योग में, ठीक है। प्लास्टिक के निर्माण में, कृत्रिम रेशे बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा अम्ल है आपका नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, HNO3, ठीक है। तो नाइट्रिक अम्ल का यूज होता है, यह सोने तथा चांदी के शोधन में प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। जब आपको सोने या चांदी का शोधन करना होता है तो इस नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। इसके साथ उर्वरक, मतलब यूरिया बनाने में, औषधि दवा बनाने में, विस्फोटक बनाने में भी इसी अम्ल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तीसरा नोट, यहाँ पे एक पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा, नाइट्रिक अम्ल को क्या बोलते हैं, शोरे का अम्ल भी कहते हैं, क्योंकि इसे
इससे, क्योंकि उसे सोरा से बनाया जाता है। हाँ, क्योंकि उसे किससे बनाया जाता है? सोरा। सोरा मतलब KNO3 से। HNO3 है नाइट्रिक अम्ल, और नाइट्रिक अम्ल को ही बोलते हैं शोरे का अम्ल। क्या बोलते हैं? शोरे का अम्ल। क्यों कहते हैं शोरे का अम्ल? क्योंकि ये सोरे से बनाया जाता है, ठीक है, मतलब सोरा से बनाया जाता है। सोरा मतलब क्या? पोटेशियम नाइट्रेट से बनाया जाता है, इसीलिए, ठीक है। अब आपने अम्ल जान लिया, अब हम जानने वाले क्षार के बारे में, ठीक है। तो अम्ल आपने पढ़ा कि अम्ल क्या होते हैं, ठीक है। अम्ल की अवधारणा मतलब जो उसका कॉन्सेप्ट किस पे आधारित है, उसका से अम्ल के भौतिक गुण क्या है और उसके रासायनिक गुण, साथ ही साथ उसके उपयोग, ठीक है। अब हम जानने वाले क्षारक के बारे में, मतलब क्षार, बेस, ठीक है। तो जो आपका अम्ल का गुण है सेम उसका अपोजिट आपका क्षार होता है, ठीक है। तो अम्ल जैसे जो भी आपके स्वाद में खट्टे जो भी पदार्थ थे वे अम्ल कहलाते थे। तो यहाँ पे क्या होंगे? स्वाद में आपके कड़वे, ठीक है, कड़वा लगेगा तो वो क्षार होंगे। वे पदार्थ जिनका स्वाद क्या होगा? कड़वा होगा, ठीक है, कड़वा होगा, यानी कड़वा होता है और स्पर्श करने पर साबुन के समान क्या होता है? चिकना होता है। जब आप उसको टच करेंगे तो जैसे साबुन नहीं आपको चिकनाहट, जैसे चिकनाहट सा लगता है, वैसे इसको भी आपको छूने पे थोड़ा सा चिकनाहट महसूस होगा। मतलब जितने भी क्षार होते हैं सबको छूने पे, टच करने पे वो थोड़ा सा चिकनाहट सा लगते हैं, ठीक है। तथा जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर दे क्षारक कहलाते हैं, ठीक है। किसको? लाल लिटमस पेपर को नीला कर दे। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए आपने 2B कर लिया, ठीक है, ये आपने 2B कर लिया, ठीक। तो ये तो मैंने वैसे पहले भी बताया हुआ है, ठीक है। एक में मान लीजिए ये इसमें एसिड है, इसमें एसिड है और इसमें बेस, मतलब इसमें अम्ल और इसमें क्षार है, ठीक है। तो अब मान लीजिए हम लिटमस पेपर ले रहे हैं इस तरह से, चलिए एक ब्लू बनाते हैं इस तरह से, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए ये एसिड है, सेम ऐसे इसमें भी बना लेते हैं। अब इसमें क्या है कि ये क्या करेंगे, जो अम्ल जो आपके क्षार होते हैं वो लाल लिटमस पेपर को क्या करेंगे? नीला कर देंगे। तो यहाँ पर इस केस में आप आएंगे, ठीक है। तो ये लाल लिटमस पेपर है तो इसको ये क्या करेंगे? नीला कर देंगे, ठीक है। ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देंगे और जो ऑलरेडी नीला है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। और जस्ट इसी का उल्टा आपका एसिड में होता है कि नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा। अगर यही चीज़ अम्ल में रहता तो आपका नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता, ठीक है। और इसमें क्या है? लाल लिटमस पेपर नीला हो जाएगा और जो नीले कलर का ऑलरेडी है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया कि क्षार वे होते हैं जिनका स्वाद क्या होता है? कड़वा होता है, और साथ ही साथ ये नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर को क्या करेंगे? नीला कर देंगे। अब इनकी भी अवधारणा देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट। तो आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार वे रासायनिक पदार्थ जो आयनन करके जल में विलीन होकर ऋणायनित आयनों के रूप में केवल हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं क्षारक अथवा भस्म कहलाते हैं। तो जैसा कि आपने देखा था कि मान लीजिए H2O ही है, तो H2O का जब यहाँ पर क्या होगा? इसका ब्रेकडाउन होगा, जब ये विलीन होते हैं तो ये H+ और OH- आयन देते हैं, ठीक है। तो जो H+ आयन देंगे वो आपके अम्ल होते हैं, लेकिन जो OH- आयन देते हैं वो आपके क्षार होते हैं। तो आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार यही था कि जो भी पदार्थ जिनका जल में वियोजित करने पर मतलब उनका जल के साथ क्रिया कराने पर अगर वो H+ आयन दे रहे हैं तो वो आपके अम्ल होंगे, लेकिन अगर वही OH- आयन देंगे तो आपके क्षार होते हैं, ठीक है। अब नोट में एक पॉइंट याद कर लीजिएगा कि जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं उन्हें क्षार कहते हैं, मतलब एल्कली कहते हैं। अतः सभी क्षार क्षारक होते हैं किंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। देखिए इस कॉन्सेप्ट को आप लोग समझिए कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? क्षार पढ़ रहे हैं, ठीक है। कह रहा जो क्षारक
जल में घुलनशील होते हैं, मतलब ऐसे कुछ क्षार होंगे कुछ नहीं, तो जो जल में घुलनशील होते हैं उन्हें ही हम क्षार कहेंगे, ठीक है। और इसीलिए अब देखिए लगभग सभी आपके जल में घुलनशील हैं, अतः सभी क्षार आपके क्षारक हो सकते हैं, किंतु सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि क्षारक जरूरी नहीं है कि जल में विलीन हो, कुछ घुलनशील होते हैं कुछ नहीं होते हैं। इसीलिए अब जल में सारे घुलनशील होंगे जितने भी, तो वो क्षार तो होंगे ही होंगे, ठीक है, और जो नहीं होंगे वो क्षारक है। अब चलते हैं क्षार के प्रकार देखते हैं। तो इसमें भी जैसे प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल थे, वैसे यहाँ पे प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक होंगे, ठीक है। प्रबल मतलब क्या? जो बहुत स्ट्रांग होंगे, और दुर्बल मतलब जिनका इफेक्ट थोड़ा कम हो। तो प्रबल क्षारक जो हैं आपके, वे क्षारक जो जल में पूर्णतः विघटित, यहाँ पे विघटित होगा, ठीक है, विघटित या आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, प्रबल क्षारक कहते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे क्या है, जैसे आपका अम्ल के केस में था कि जब पूरी तरह से वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन देते थे तो आपके अम्ल थे। यहाँ पे क्या है, पूरी तरह यहाँ पे विघटित होकर आपका क्या देंगे, हाइड्रोक्साइड आयन देंगे, ठीक है। तो वे आपके प्रबल क्षार होंगे जो पूरी तरह से हो जाए। तो जैसे एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड आदि, ठीक है। इसका उदाहरण याद रखिएगा। हम यहाँ पर देखिए दिया है कि जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को आप जल में तोड़ेंगे तो देखिए पोटेशियम प्लस OH माइनस आयन में ये टूट जा रहे हैं, ठीक है। अब इनका देखते हैं गुण। तो सबसे पहले जानेंगे इनका भौतिक गुण, ठीक है। तो क्षारक जल में विलेय तथा स्वाद में तीखे, एक मिनट, दुर्बल क्षारक है यहाँ पे, प्रबल नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सिर्फ आपका ये प्रबल क्षारक हो गया, दुर्बल कहाँ गया, हाँ दुर्बल आपका छूट गया है। हाँ, दुर्बल क्षारक वे क्षारक होंगे जो पूरी तरह से जल में वियोजित नहीं होंगे, ठीक है। जैसे प्रबल था आपका पूरी तरह से विघटित होके आपका हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा था, लेकिन यहाँ पे कुछ मतलब कुछ अंश इसके बच जाते, पूरी तरह जल में वियोजित नहीं होते हैं। तो वे क्षारक जो जल में पूर्णतः विघटित या आयनित नहीं होते हैं दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लीजिएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया आपका, ठीक है, H2O नहीं इसमें आएगा, फिर आपका NCH3 का होल थ्राइस, फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए एल्यूमिनियम आपका हाइड्रोक्साइड को जब उसका ब्रेकडाउन करेंगे तो एल्यूमिनियम प्लस हाइड्रोक्साइड आयन देंगे ये। अब इनका भौतिक गुण देखते हैं। तो भौतिक गुण में पहला है क्षारक जल में विलेय तथा स्वाद में तीखे और कड़वे होते हैं। ये तो आपको भी मैंने बताया कि जो क्षारक होते हैं वो स्वाद में कड़वे जैसे लगते हैं, ठीक है। क्षारक हमेशा क्या करेंगे, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। क्षारक स्पर्श करने पर क्या होते हैं, साबुन के समान चिकने होते हैं, ठीक है, मतलब फिसलन आती है उसमें भी। अम्लों के समान क्षारकों की भी प्रवृत्ति संक्षारक होती है। जैसे अम्ल क्या होते हैं, संक्षारक का काम करते हैं, मतलब कुछ धातुओं को नष्ट करने का भी काम करते हैं। तो वैसे क्षारक भी होते हैं कि कुछ धातु हो गया, स्किन हो गया या फिर कपड़े हो गए, उनको नष्ट करने के काम आते हैं। यह प्रवृत्ति प्रबल अम्लों की तुलना में कम होती है, ठीक है। जैसे कि प्रबल अम्ल जितना आपके स्ट्रांग होते हैं, जैसे मान लिया HCl है, अगर आपका कॉन्सेंट्रेट है, प्रबल है, तो वो एसिड जितना आपका ज़्यादा तेज़ी से काम करेगा उसकी तुलना में ये थोड़ा स्लो काम करते हैं, ठीक है। तो अब चलिए इनका रासायनिक गुण देख लेते हैं। तो धातु के साथ क्रिया, पहले क्षारकों के रासायनिक गुण में कौन कौन से होंगे। सबसे पहला धातु के साथ अभिक्रिया, जैसे आपने अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया पढ़ा, वैसे यहाँ पर क्षार में भी देखेंगे क्षार का जब धातु के साथ अभिक्रिया होगा तो क्या होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि प्रबल क्षारक सक्रिय धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, मतलब यहाँ भी हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ठीक है। तो अतः क्षारकों को धातु पात्रों या सक्रिय धातु में नहीं रखना चाहिए। सामान्य प्रक्रिया इसका देखिए क्या है, क्षारक प्लस धातु है तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। जैसे आपका अम्ल में था, अम्ल में भी क्या था आपका कि जब भी कोई धातु से अम्ल क्रिया कर रहे थे तो उससे संबंधित आपके लवण बन रहे थे और लवण के साथ साथ उससे हाइड्रोजन गैस निकल रहा था। तो सेम यहाँ भी वही चीज़ होगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस अम्ल की जगह पे आपके क्या आ जाएंगे,
क्षार आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने कोई धातु ले लिया जिंक और क्षार को ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इन दोनों का क्रिया करवाया तो ये जो जिंक है इसके हाइड्रोक्साइड आयन से आके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा जिंक और सॉरी हाइड्रोक्साइड नहीं मतलब इसके O से, क्योंकि हाइड्रोजन गैस रिलीज होना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सोडियम जिंकेट बनेगा और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। ठीक है, उसके बाद है एल्यूमिनियम लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, तो यहाँ पे आपको जल भी लेना पड़ेगा। तो फिर आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनेगा और साथ ही साथ फिर हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब ये जो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट ये भी आपका सॉल्ट है, सेम ऐसे यहाँ पे भी सोडियम जिंकेट जो है वो भी आपके सॉल्ट है, मतलब लवण है, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस देख ही रहे निकल रहा है। दूसरा है अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। ठीक है, जैसे कि आपने धातु के साथ देखा, अब अधातु के साथ करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्षारक अधातु ऑक्साइड मतलब अम्लीय ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। यहाँ पे आपका जैसे आपने कार्बोनेट लिया था अम्ल के केस में, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो रिलीज हो रहा था लेकिन साथ में जल भी बन रहे थे और लवण भी बन रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर क्रिया करके लवण और जल बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि क्षारक जो है प्लस अधातु ऑक्साइड लेंगे तो लवण प्लस जल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं रिलीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी आपने लिया है ना, क्योंकि ये अधातु है कार्बन डाइऑक्साइड। फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका क्या है, बुझा हुआ चूना है, मतलब आपका एक यहाँ पे आपने क्षार लिया। ठीक है, अब इन दोनों का क्रिया करवाया तो आपका बन गया कैल्शियम कार्बोनेट और साथ ही साथ जल। ठीक है, तो ये इसका हो गया दूसरा। तीसरा इसका उदाहरण देख लेते हैं कि जब अम्लों से अभिक्रिया करके मतलब अम्लों से अभिक्रिया करके उनके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं तथा लवण व जल का निर्माण होता है। मतलब जब भी अम्ल और क्षार आपस में जब दोनों क्रिया करेंगे तो क्या होगा, यानी कि अब क्षार क्या कर रहा है, अम्ल से क्रिया कर रहा है। अब जब क्षार है अम्ल से क्रिया कर रहा है तो ये इसके प्रभाव को मतलब अम्ल क्षार के और क्षार अम्ल के मतलब दोनों बराबरी की टक्कर में क्या करेंगे, दूसरे से फाइट करेंगे और दोनों के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर लवण बनेगा और साथ ही साथ जल बनेगा। मतलब यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट बन रहा है ना ही वो अम्लीय होगा ना ही वो क्षारीय होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आपने लिया और हाइड्रोजन सल्फेट लिया मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल, इन दोनों को क्रिया करवाया तो आपका बन गया क्या, यहाँ पे एल्यूमिनियम सल्फेट और साथ ही साथ जल बन गया। ठीक है, अब एल्यूमिनियम सल्फेट क्या है, सॉल्ट है, आपका सॉल्ट है। सॉल्ट मतलब क्या, लवण है। ठीक है, तो लवण और H2O आप जान ही रहे हैं कि लवण प्लस जल बन रहा है। ठीक है, चौथा है प्रबल क्षारकों को जल में विलय करने पर, जब कोई प्रबल क्षार लेंगे तो जब भी आप जल में विलय करेंगे तो ये पूर्णतः आयनित होकर, ये तो आपको पता है पूर्णतः आयनित होते हैं। ठीक है, तो जलीय विलयन में क्या होंगे, हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं। इसके विपरीत अब जो दुर्बल जलीय विलयन में होंगे वो क्या करेंगे, प्रबल क्षारकों की अपेक्षा कम आयनित होते हैं। तो इसको भी आप रिएक्शन से समझ सकते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है और वाटर है तो यहाँ पे आपका अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पूरी तरह से वियोजित नहीं हो रहे हैं। पांचवा इसका उदाहरण है कि कुछ क्षारक गर्म करने पर क्षारीय ऑक्साइड जल में विघटित हो जाते हैं। मतलब अगर कोई हम क्षार ले लिए, इनको डायरेक्ट बस गर्म कर रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपने लिया, इसको हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिए और डायरेक्ट उसको गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड और जल बनेगा। ठीक है, तो ये आप उसके ऑक्साइड मतलब जो आपने लिया उसका ऑक्साइड बन रहा है और जल बन रहा है। अब चलते हैं इनका उपयोग देख लेते हैं। तो क्षारकों के उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं, तो सबसे पहला आपका क्षार है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ पे होता है, देखिए सारे केमिकल हैं लैब में तो होते हैं लेकिन उसके अलावा आप क्या करेंगे, तो इसका प्रयोग साबुन तथा धामन पाउडर के मतलब जो धामन सोडा बनता है उसके निर्माण में उपयोग होता है, रेयान के निर्माण में तथा कपड़ा व लुगदी के निर्माण में होता है। किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, किसमें किसमें, साबुन बनाने में और धामन सोडा और रेयान के निर्माण में और कपड़ा या फिर कह सकते कागज व लुगदी के निर्माण में होता है। दूसरा
एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड देखते हैं, इसका प्रयोग वस्त्र तथा प्रति अम्ल मतलब एंटी एसिड, ठीक है, मतलब अम्ल के प्रभाव को कम करने वाला हम लोग बनाते हैं, ठीक है, किसका, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड से। फिर है तीसरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसका क्या प्रयोग है, इसका प्रयोग चूना उद्योगों, खारे जल को मधुर बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने आदि में किया जाता है। अब देखिए ये ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनेगा, ये सब टॉपिक अभी आपका आगे पड़ा हुआ है कि हम कैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं, वो आगे हम लोग बनाने वाले हैं। लेकिन अभी इस चैप्टर में आपको बस ये जानना है कि इसका प्रयोग कहाँ होता है, चूना उपयोग में, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो यहाँ से जल को रिलीज करवा देंगे, रिमूव करा देंगे, तो कैल्शियम मतलब आपका कैल्शियम ऑक्साइड बचेगा, वही आपका क्या हो जाएगा, आपका चूना बन जाएगा, ठीक है। फिर ब्लीचिंग पाउडर बनेंगे। और जल जो अगर मान लीजिए आपका भारी जल है, कठोर जल है, तो उसको वो हल्का करने में, मधुर बनाने में भी मदद करते हैं। चौथा आपका है, चौथा उपयोग क्या है इसका, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। इसका प्रयोग कहाँ होगा, इसका प्रयोग क्लीनिंग एजेंट के रूप में तथा अमोनिया लवण बनाने में होता है, किसका, आपका जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर क्षारों के उपयोग खत्म हो गए, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मतलब नेक्स्ट अगले वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अम्ल और क्षार आपस में परस्पर कैसे क्रिया करते हैं, पीएच क्या होता है, सब आगे उसका रिवीजन करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। थैंक यू।